Hello everyone and welcome in the third lecture of Strength of Material। पिछली दो क्लासों में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एग्जांपल फ्री बॉडी डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कवर किया था। दिस इज एक्चुअली आवर फर्स्ट क्लास जहां ऑफिशियली हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस का पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड वी आर प्राइमरीली गोइंग टू फोकस ऑन द गेट एग्जाम। अगर इस टॉपिक की बात करें तो कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं है। वी हैव टू सिंपली सी कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन और हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली हमें चाहिए ताकि हम समझ सके कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशन क्या होता है। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल कंटेंट देखूं और स्पेशली गेट एग्जाम की बात करूं तो बहुत वेराइटी की प्रॉब्लम होती है, और जितनी ज़्यादा वेराइटी की प्रॉब्लम हम अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊं जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहली प्रॉब्लम होती है कि इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बार। ये एक बार है जिसपे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, एंड इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड स्ट्रेस बिटवीन ए बी और बी सी के बीच में स्ट्रेस निकालना हो या स्ट्रेन कैलकुलेट करना हो। सेकंड एग्जांपल है कि ये कंपोजिट बार है जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं, तो व्हाट इज द एक्सटेंशन इन टॉप बार, व्हाट इज द कंप्रेशन इन द टॉप बॉटम बार। सिमिलरली सेल्फ वेट के कारण कितना एक्सटेंशन हो सकता है, एक कंपोजिट बार पर अगर डब्ल्यू लोड लग रहा है तो चेंज इन लेंथ क्या होगा। यहाँ देखते हैं कि ये एक पिन जॉइंटेड बार है जिसको हमने एक रिजिड बार से कनेक्ट किया है, और एक एफ फोर्स अगर मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें कितना एक्सटेंशन होगा, इस पिन पर कितना शेयर स्ट्रेस लग सकता है। अगर एक एल्यूमिनियम और कॉपर की कंपोजिट बार है, उसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो टोटल चेंज इन लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये वाला पार्ट हम एक्चुअली थर्मल स्ट्रेस में कवर करेंगे, इस चैप्टर में हम इसकी बात नहीं करेंगे। वैसे ही अगर एक पिन है और उस पिन को मैं एक ब्रैकेट में इंसर्ट कर रहा हूँ और अगर यहाँ पर एक लोड लगा रहा हूँ तो ये पिन में किस तरह का शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर एक रिजिड बार को 3 वायर से कनेक्ट कर दिया और एक एसेंट्रिक लोड लगाया तो वायर में जो चेंज इन लेंथ होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या स्ट्रेसेस वायर के अंदर आने वाले हैं। तो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स, और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हम कवर करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट उससे पहले नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझना है तो शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेसेस आर बेसिकली डिफाइंड बाय द इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल लोडिंग। अब ये इंटरनल लोडिंग क्या होगी। इन दिस सिलिंड्रिकल बार आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स एफ। ये जो एफ फोर्स है, मैं कह रहा हूं कि ये जो एफ फोर्स है मैंने एक्सटर्नली अप्लाई किया है। अब अगर मैं सिस्टम के ऊपर ये एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो सकता है। अगर ये बार डिफॉर्मेबल है तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज इन लेंथ हो जाएगा, लेकिन चेंज इन लेंथ होने के बाद भी ये जो बार रहेगी ये एक शेप में रहेगी, और उस कंडीशन में मेरा जो सिस्टम रहेगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। जब मेरा सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो ये जो भी एक्सटर्नल लोड मैं इस बार के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, बार का मटेरियल उसको रेजिस्टेंस कर रहा होगा। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड द स्ट्रेस, हमें हमेशा क्या देखना होता है कि रेजिस्टिंग एरिया क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से समझूं कि ये मेरा एफ फोर्स मैंने अप्लाई किया था, इस बार का लेंथ मेरा एल है, और ये रेड रेड एक्चुअली आई वांट टू शो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मान लीजिए कि मैंने अगर इस पे एफ फोर्स लगाया, ये सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और मैंने इस बार को यहाँ से कट कर दिया। जब मैं इसको कट करूंगा तो ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है ये भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और इस एंड पे अगर मैं फोर्स को चेक करूं तो फोर्स मुझे कैसे नजर आएंगे। जो फोर्स होगा वो जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो अपने नजदीकी वाले मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन में होंगे। मैंने कट कर दिया है, सो आई हैव टू पुट अ फोर्स हियर। तो ये जो मल्टीपल फोर्सेस हैं, इन सारे फोर्सेस को अगर मैं सम करता हूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एफ के ही बराबर होगा, क्योंकि सिस्टम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। सो दिस फोर्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस इज माय इंटरनल फोर्स, और इसी इंटरनल फोर्स को पर यूनिट एरिया में अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मेरा स्ट्रेस बन जाता है। या मैं कहता हूं कि इंटेंसिटी ऑफ दिस इंटरनल लोड। तो हम इसकी इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो माय इंटरनल लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एरिया ए, so this has become the intensity and I can define that this is Newton per मीटर स्क्वायर, और इसी रेशियो को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो होता है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या रहता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सो माय स्ट्रेन इज व्हाट, माय स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इस एग्जांपल में अगर मैं इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एंड आई एम एज्यूमिंग कि इसका चेंज इन लेंथ डेल एल है, सो द रेशियो ऑफ
change in length by the original length is what? Is the strain, epsilon. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यहाँ पर हम एक चीज एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए यू आर वर्किंग विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तब इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप इतना मान लीजिए कि आप इस रेंज में काम कर रहे हैं कि अगर आपने ये फोर्स हटा लिया तो मटेरियल वापस अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। अगर मैं इस लोड की वैल्यू को एक लिमिट से ज्यादा कर दूं और फिर हटाऊं तो हो सकता है कि ओरिजिनल शेप ना मिले। लेकिन अगर लोड की वैल्यू एक लिमिट से कम है, वहां पर अगर मैं लोड हटाऊं तो शेप वापस से ओरिजिनल वाला बन जाता है। दैट मीन्स आई एम वर्किंग विद इन द इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल होता है। इसी नियम को हुक्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज योर हुक्स लॉ। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो आई कैन पुट वन कांस्टेंट दैट इज योर इलास्टिक कांस्टेंट। सो E इज व्हाट? E इज नोन एज द यंग्स मॉडुलस और योर इलास्टिक कांस्टेंट। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो हियर आई कैन डिफाइन दैट E विल बी व्हाट? E विल बी रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। So we have seen what is the concept of stress and strain. अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस को कैसे समझना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। और हमेशा जब भी हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं तो पिक्चर में एक एरिया रहता है और एरिया के रिस्पेक्ट में ही स्ट्रेस डिफाइन किया जाता है। इस केस में अगर मैं इस नॉर्मल एरिया की बात कर रहा हूँ विच इज नॉर्मल टू दिस फोर्स, तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेस इस एरिया पे जनरेट होंगे दैट विल बी डिफाइंड बाय द नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए कि सेम प्रॉब्लम में मैं पी लोड ही अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन नाउ आई एम इंटरेस्टेड ऑन दिस ऑब्लिक प्लेन ए बी। तो इस ऑब्लिक प्लेन पे इस P का इफेक्ट क्या होगा? मैंने पहले ही कहा कि जब भी हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं वी हैव टू कंसीडर वन एरिया। और इस एरिया को ही हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टिंग एरिया। क्योंकि जब भी आप कोई फोर्स लगा रहे हो सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम उसका अपोज कर रहा है, एक रेजिस्टेंस जनरेट कर रहा है। तो ये जो भी रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है इसको मैं एक एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकता हूँ कि विच एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टिंग द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर जो आपका रजिस्टिंग एरिया हो गया है वो बेसिकली ये वाला इंक्लाइंड एरिया हो गया है। और मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ए नॉट है। अब अगर मैं इस पी फोर्स का इफेक्ट इस पे देखूं तो देयर विल बी टू इफेक्ट, वन इज द परपेंडिकुलर, अनदर वन इज द टेंजेंशियल। तो ये जो दो फोर्स हैं पी एन बाय ए नॉट दैट इज अगेन माय नॉर्मल स्ट्रेस एंड द पी टी बाय ए नॉट इज व्हाट? इज माय shear स्ट्रेस। और shear स्ट्रेस को हम टाउ से डिफाइन करते हैं। तो दिस इज योर shear स्ट्रेन। अगली डेफिनेशन अगर shear स्ट्रेन की दे तो हम बोल सकते हैं कि द स्ट्रेस जनरेटेड ऑन द एरिया बिकॉज ऑफ द टेंजेंशियल फोर्सेस और द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी हो सकती है। हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स है या जो फोर्स है वो एरिया के पैरेलल है तो shear स्ट्रेस जनरेट करेगा। अगर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। shear स्ट्रेस को इस एग्जांपल से भी समझ सकते। हियर आई एम शोइंग टू प्रॉब्लम। इन द फर्स्ट केस दिस इज अ प्लेट और हर पंच से हम एक होल कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर जब पंच इस प्लेट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो वी शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा एरिया है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हियर यू कैन विजुअलाइज कि ये वाला जो वॉल वाला एरिया है ना ये एक्चुअली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं इस बोलता हूँ कि इस प्लेट का थिकनेस टी है और ये जो होल बना है इसका रेडियस अगर आर है तो मेरा एरिया जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो कितना हो जाएगा? वो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर। दिस इज द पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो ये वाला एरिया मेरा एक्चुअली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एंड इफ आई विल सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो भी डाउनवर्ड है एंड दैट इज पैरेलल टू द रेजिस्टिंग एरिया। दैट मींस इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं वो कौन से हैं? वो shear स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर दो प्लेट है मेरे पास एंड देयर इज ए होल। और अगर मैं इस होल में इस पिन को इंसर्ट करूं और दोनों तरफ से पी पी फोर्स लगाऊं तो यहाँ पर मेरे कट
यहाँ हम दो तरह का एरिया एज्यूम कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ये जो प्लेट है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में एज्यूम करूँ। तो प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर मैं स्ट्रेस को एज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ तो मेरा नॉर्मल स्ट्रेस होगा। सपोज करो इस एरिया का वैल्यू A1 है, तो ये जो स्ट्रेस यहाँ पर होगा दैट वुड बी P/A1। ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है एंड दैट इज द रजिस्टिंग एरिया टू स्टॉपिंग द ब्रेकेज ऑफ दिस प्लेट। दूसरी तरफ अगर मैं सोचता हूँ कि पिन में कौन सा एरिया है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो पिन का अगर रेजिस्टेंस एरिया कट अगर पिन का हमें रेजिस्टिंग एरिया देखना है तो हमें विजुलाइज करना होगा कि अगर ये फेल होती तो पिन कैसे फेल होती। तो पिन का जो टॉप पोर्शन होता है वो ब्लैक वाले प्लेट के साथ चला जाता है और बॉटम पोर्शन रेड के साथ। तो जो एरिया प्लेट का कट टूटने के बाद मिलता वो कौन सा होता, ये वाला एरिया एक्चुअली। तो दिस एरिया इज एक्चुअली रेजिस्टिंग एरिया और जो फोर्स लग रहा है वो इसके पैरेलल लग रहा है। दैट मीन्स द नेचर ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड इन दिस पिन इज द shear स्ट्रेस। और उसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द लोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है that is pi, and suppose the radius of this pin is r, so I will put pi r square. सिमिलरली इस पिन के एग्जांपल में हम एक डबल शेयर भी डिफाइन करते हैं। वो कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि दो की जगह आपके पास तीन प्लेट है। सो नाउ वी आर हैविंग थ्री प्लेट्स एंड वी आर इंसर्टिंग अ पिन हियर। और हमने फिर से पी फोर्स और पी फोर्स दोनों तरफ अप्लाई किया है। और अगर यहाँ पर हम लोग रेजिस्टिंग एरिया देखें या हम देखेंगे अगर पिन फेल होती है तो क्या होगा, तो पिन में दो एरिया होंगे जो एक साथ ब्रेक होंगे। ये रेड वाले पोर्शन में टॉप वाला एरिया और बॉटम वाला एरिया एक साथ resisting movement provide कर रहा है। That means the total resisting area is twice of pi r square. So here if I am interested to define the shear stress, the shear stress will be what, the shear stress will be total load that is P divided by the resisting area, so it will be pi r square multiplied by 2. After that let's start one very important problem, that is the force distribution in a bar when we are applying multiple forces. तो यहाँ मैं तीन एग्जांपल शो कर रहा हूँ। पहले केस में एक बार है, देयर आर 3 पॉइंट्स A B C और मैं एक 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। इस केस में अगर मैं यहाँ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहूँ या मैं जानना चाहता हूँ कि बार के अंदर फोर्स कितना होगा, तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि मुझे इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा आप कोशिश करो कि फ्री एंड से शुरू करो। तो यहाँ पर आपका एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्या बीच में कोई और फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। तो ये सपोर्ट क्या करेगा, सपोर्ट जो भी एक्सटर्नल फोर्स था उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। सपोज करो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, तो यहाँ स्ट्रेस कितना हो गया, यहाँ पर मेरा नॉर्मल स्ट्रेस हो गया 100/A। सेकंड केस में सिमिलर बार है लेकिन यहाँ पर मैं इस बीच वाले बी पॉइंट पे 200 न्यूटन का एडिशनल फोर्स लगा रहा हूँ जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब यहाँ पर मुझे समझना होगा, क्या आपको लगता है कि ये वाला जो पोर्शन BC वाला जो पोर्शन है इसमें जो फोर्सेस होंगे और AB वाला जो पोर्शन है उसमें जो फोर्स होंगे वो सेम होंगे? नहीं, क्योंकि ये 200 वाला फोर्स यहाँ पर आ गया है। सो द नेचर ऑफ द फोर्स एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल नॉट सेम इन द टू सेक्शन। तो इसको समझने के लिए भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। अब यहाँ पर एक कन्वेंशनल प्रोसीजर होता है और वो कन्वेंशनल प्रोसीजर आपको समझना होगा, तभी आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या रहता है, आप क्या करिए, आप है ना जितने भी सेक्शंस आपने डिफाइन किए हैं जिनके साथ आप फोर्स को बता रहे हैं, आप उन सबका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये हो गया मेरा ऊपर वाला टॉप पोर्शन, लेट दिस इज BC, और ये हो गया नीचे वाला, दैट इज ऑल्सो BA। अब यहाँ पर हमेशा हमें फ्री एंड से शुरू करना चाहिए या वो एंड जहाँ का फोर्स नोन होता है। तो ये वाला जो फ्री एंड है यहाँ पर एक 100 न्यूटन का फोर्स पता है, तो डायरेक्टली पुट अ 100 न्यूटन फोर्स हियर। एज आई एम सेइंग दैट द सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो BC वाला पोर्शन है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तभी रह सकता है जब इसके B वाले सेक्शन पे नेट फोर्स इस 100 का इक्वल और अपोजिट हो। तो यहाँ पर आप इस 100 को देखकर एक इक्वल एंड अपोजिट 100 न्यूटन का फोर्स लगा दो। जब आपने ये 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि 100 न्यूटन आया कहां से होगा। सो लेट एज्यूम दैट दिस इज द इंटरनल एक्शन रिएक्शन बिटवीन द सेक्शन B।
तो ये जो जैसे ही मैंने 100 न्यूटन यहाँ लगाया, इसका इक्वल एंड अपोजिट एक 100 न्यूटन आप यहाँ पर भी लगा लो। अब देखो कि बी सेक्शन पे क्या कोई और फोर्स भी था, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 200 न्यूटन का फोर्स और था, तो ये 200 न्यूटन के फोर्स को एज इट इज लगा दो। इन दोनों का जब आप एल्जेब्रिक सम करोगे तो आपको एक नेट फोर्स मिलेगा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 100। सो अल्टीमेटली ऑन दिस सेक्शन 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग। तो इसके ही इक्वल और अपोजिट में सपोर्ट रिएक्शन लगा रहा होगा। तो एज दिस इज लेफ्टवर्ड, यहाँ पर एक राइट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 100 न्यूटन। तो पहली चीज जो हमें पता लगी वो ये कि रिएक्शन कितना होगा यहाँ, तो जो रिएक्टिंग फोर्स है वो कितना है 100 न्यूटन है और दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स दी बॉडी। अब आता है स्ट्रेस की बारी। सो वी कैन डिफाइन द स्ट्रेस इन सेक्शन बीसी एज वेल एज इन सेक्शन एबी। अगर बीसी को डिफाइन करें तो नेट फोर्स कितना है 100 न्यूटन का, एरिया कितना है इसको भी ए मान लो, तो ये हो गया इसका स्ट्रेस। बट द नेचर ऑफ द फोर्स इज टेंसाइल, मतलब इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं वो टेंसाइल नेचर के हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट। लेकिन एबी सेक्शन को मैं देखूं तो एबी सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो कॉम्प्रेसिव नेचर का है, तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होंगे उसका मैग्नीट्यूड तो 100 बाय ए ही है, लेकिन जो नेचर है वो कौन सा है, कॉम्प्रेसिव नेचर। लेट्स सी द थर्ड प्रॉब्लम। इस थर्ड प्रॉब्लम में और सेकंड प्रॉब्लम में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें समझ में आएगा कि जो ए बी पोर्शन होगा वो स्ट्रेस लेस होगा, उस पर कोई फोर्स ही नहीं आएगा। कैसे होगा, लेट्स सी। इसको करने के लिए फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये हो गया आपका बीसी वाला पोर्शन और ये हो गया आपका ए बी वाला पोर्शन। अब अगर मैं फिर से फोर्स लगाना शुरू करूं तो फ्री एंड नॉन फोर्स से शुरू करो, एंड दिस इज कन्वेंशनल मेथड, हमेशा आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो ये हो गया 100 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट 100 न्यूटन आप यहाँ पे लगा दो। ये 100 न्यूटन जैसे ही यहाँ लगाया, इसका इक्वल एंड अपोजिट यहाँ लगा दो। नाउ सी व्हाट एल्स वी आर हैविंग ऑन सेक्शन बी। तो एज वी हैव सीन दैट दिस 100 न्यूटन फोर्स इज देयर, तो अब ये वाला 100 न्यूटन बनाना। जब इनका एल्जेब्रिक सम करा तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो भी कितना होगा, जीरो होगा। एंड दैट इंडिकेट्स कि ये जो ए बी वाला सेक्शन है इसमें जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो जीरो होगा, सो स्ट्रेन भी जीरो होगा। सो जो नेट चेंज इन लेंथ इस बार में होने वाला है वो किसकी वजह से होगा, वो सिर्फ बीसी सेक्शन की वजह से होगा। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस डिफाइन करूं तो बीसी में कितना हो जाएगा, तो बीसी में अगेन 100 बाय ए विच इज ऑफ टेंसाइल नेचर। लेकिन अगर मैं ए बी का स्ट्रेस देखूं तो ए बी में स्ट्रेस कितना आने वाला है, ए बी में स्ट्रेस जीरो आएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस गेट में भी पूछे जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए दो प्रॉब्लम और करते हैं फटाफट। हियर आई एम हैविंग फोर फोर्सेस और यहाँ मैंने सपोर्ट को हटा दिया और सपोर्ट की जगह पर एक फोर्स P लगा दिया, एंड P इज अननोन, आई हैव टू फाइंड द P सो दैट द सिस्टम रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देयर आर थ्री सेक्शंस, तो हमने सी डी बी सी और ए बी बना लिया। फिर क्या करेंगे, हमेशा की तरह आप एक फ्री एंड उठाओ जहां पर नॉन फोर्स हो। तो ये फ्री एंड पे नॉन फोर्स है 200 न्यूटन का, ये 200 बना दो। एज द सिस्टम इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इसका इक्वल एंड अपोजिट एक 200 बन गया। जैसे ये 200 मैंने बनाया, इसका इक्वल एंड अपोजिट 200 में यहाँ पे बना दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सी सेक्शन पे क्या कोई और फोर्स गिवन है, तो सी सेक्शन पे 1200 का फोर्स गिवन है विच इज एक्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, तो ये 1200 हो गया। अब इसका जो एल्जेब्रिक सम है वो मुझे एक रिजल्टेंट फोर्स दे रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट और वो कितने का है, 1000 का। तो इसका इक्वल एंड अपोजिट 1000 मैं यहाँ पर लगा दूंगा। जैसे ये 1000 लगाया, इसका इक्वल एंड अपोजिट 1000 यहाँ पे भी लगा दो। अब देखो कि सेक्शन बी पे क्या कोई और एडिशनल फोर्स है, तो सेक्शन बी पर एक 800 का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक 800 का फोर्स भी लगा दो। और इन दोनों को जब एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो हमें एक 200 का फोर्स मिलता है विच इज ऑफ कॉम्प्रेसिव नेचर। तो ये जो 200 है इसका ही इक्वल एंड अपोजिट सपोर्ट से आने वाला है, तो ये हो गया आपका 200। सो द रिएक्टिंग फोर्स हियर इज 200। और यहाँ पर आप देखो कि आपको P ही निकालना है, तो P आपको क्या नजर आ रहा है, 200। लेकिन एक डिफरेंस है, क्वेश्चन में P को लेफ्ट वर्ड शो किया है और पूछा है P की वैल्यू बताओ। आपका आंसर आ रहा है राइट वर्ड इन 200। तो आइडियली मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए कि जो P होगा वो कितना होगा, वो -200 न्यूटन होगा। P कैलकुलेट करने के बाद अगर अब आपसे किसी भी सेक्शन पे स्ट्रेस पूछा जाए तो आप यहाँ का स्ट्रेस कितना निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 200 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका स्ट्रेस हो जाएगा 1000 बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका स्ट्रेस हो जाएगा
200 अगेन बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया। सिमिलरली अगर आपको इसका मटेरियल प्रॉपर्टी पता है या इलास्टिक कांस्टेंट आपको गिवन है तो आप स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपका? स्ट्रेन विल बी व्हाट? स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द इलास्टिक कांस्टेंट। तो यहाँ से आप इसमें तीनों में ही स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स डू द लास्ट प्रॉब्लम। हियर आल्सो वी आर हैविंग 3 सेक्शंस, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ये हो गया आपका 100 न्यूटन, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट 100 न्यूटन यहाँ लग गया। ये हो गया आपका बीसी सेक्शन। बीसी सेक्शन में ये 100 लगाया तो यहाँ पर एक 100 लगा दो। इस 100 को लगाने के बाद अब देखो कि जो सेक्शन सी था उस पे कोई और फोर्स है, तो सेक्शन सी पे एक 300 का फोर्स है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये 300 लगा। देन आई विल गेट अ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 200 टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर टुवर्ड्स द राइट एक 200 लग गया। अब आपका थर्ड सेक्शन होता है दैट इज ए बी। ए बी सेक्शन में आप ये 200 को इक्वल एंड अपोजिट लगा दो एंड सी व्हाट एल्स वी आर हैविंग। वी आर हैविंग अ फोर्स ऑफ 800 व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इन दोनों का अलजेब्रिक सम क्या आ रहा है कि एक नेट फोर्स आ रहा है 600 न्यूटन का। तो इसी 600 का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ सपोर्ट रिएक्शन लगाई, तो आपका रिएक्शन कितना कैलकुलेट होके आया? 600। एंड आफ्टर दैट अगेन यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन डिफरेंट सेक्शन। तो आई होप कि इतना एग्जांपल्स देखने के बाद एटलीस्ट अब आप ये बार वाले प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ अगेन लेट्स गो बैक एंड सी द स्ट्रेन, क्योंकि अब हमें shear स्ट्रेन को डिफाइन करना है। और प्लीज अंडरस्टैंड shear स्ट्रेन गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये बड़ा है ना डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़े 2-3 पॉइंट हैं जो हमें समझना होंगे और एज वेल एज वो याद भी होना चाहिए, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम्स कभी कभी पूछे जा सकते हैं और वो एक जैकपॉट होगा। क्यों? क्योंकि शेयर स्ट्रेन से जो प्रॉब्लम आना है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। देर आर ओनली 3-4 थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड रेयरली आस्क्ड। तो ये अगर पता रहेगा और कभी आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है तो इट्स लाइक अ जैकपॉट। सो शेयर स्ट्रेन इज व्हाट? एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग शेयर स्ट्रेन कहते हैं। लेट्स वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर पीस और इसमें बॉटम वाली साइड बी है और वर्टिकल वाली साइड ए है, और मैंने इसको बॉटम से फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए मैं इस सरफेस के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूँ F। जैसे ही मैं इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, ये नीचे से तो कहीं नहीं जा सकता, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होगा? डिफॉर्मेशन होने पे जो टॉप वाला सरफेस है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, बट बॉटम वाला सरफेस विल रिमेन इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। सो ये जो डिफॉर्मेशन होगा ना आपका, ये डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह का। तो ये वाला जो डिफॉर्मेशन एंगुलर डिफॉर्मेशन है, सपोज अगर मैं इसको गामा एंगल से बताता हूँ, तो दिस गामा इज माय शियर स्ट्रेन। बट कन्वेंशनली हम लोग कहते हैं कि जो टेंजेंशियल होता है, I mean 10 गामा इज योर शियर स्ट्रेन। And if gamma is very very small, I can consider that the 10 gamma is equal to gamma. And this way we get that the gamma आपका ये इसको एवरेज शेयर स्ट्रेन कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 10 के फॉर्मूले से निकालूं और इस लेंथ को मैं डेल से डिफाइन करूं, तो मेरा शेयर स्ट्रेन कितना आ रहा है? मेरा शेयर स्ट्रेन आ रहा है चेंज इन लेंथ दैट इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस ट्राइंगल एंड द बेस इज ए। तो this way also I can define the shear strain, or I can directly define the shear strain by taking this angle, but the unit of the angle will be in radians. तो यहाँ आप ये समझिए कि पिछले केस में जब हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात करते थे, दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसका जो यूनिट होता था वो नहीं होता था, एक्चुअली इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी। बट जब आप शेयर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं तो ये एक तो एंगुलर डिफॉर्मेशन से डिफाइन होता है, और एक एंगल होता है तो हम उसको रेडियन से डिफाइन करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें शेयर स्ट्रेन में समझना है वो होती है कि शेयर स्ट्रेन को हमेशा दो परपेंडिकुलर लाइन से डिफाइन किया जाता है एक पॉइंट के अबाउट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ए बी और सी और डी से डिफाइन करूं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द शेयर स्ट्रेन एट पॉइंट ए। तो आई विल से दैट द शेयर स्ट्रेन एट ए। तो ए तो हो गया मेरा पॉइंट। अब कैसे डिफाइन करना है? तो मुझे ए से पास होने वाली दो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो एक तो लाइन हो गई मेरी ए डी और दूसरी लाइन हो गई ए बी। दीज टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन के बाद इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 नहीं रह जाएगा। तो जो मेरा डिफॉर्म एंगल है, मतलब नॉट द इंटरनल एंगल, ये तो मेरा चेंज होने के बाद कोई थीटा एंगल हो गया सपोज, और ये मेरा गामा एंगल है। तो ये जो गामा है ना, दिस इज योर
एंगुलर डिफॉर्मेशन एंड दिस गामा इज योर shear स्ट्रेन। मान लीजिए कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों तरफ से लगा रहे हैं, मतलब टॉप सरफेस पे भी आप एक फोर्स लगा रहे हैं आगे की तरफ, और जो वर्टिकल फेस है इस पे भी एक फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड, एंड दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड F1। इस केस में क्या होगा? तो इस केस में हम लोगों को लेट एज्यूम अनदर केस एंड एज्यूम दैट द बॉटम इज नॉट फिक्स्ड नाउ। अगर बॉटम फिक्स नहीं है और मैं दो फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? इस केस में ये वाली एज में भी एक रोटेशन होगा और ये वाली एज में भी एक रोटेशन। लेट दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। सो टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना हो गया? तो टोटल एंगुलर डिफॉर्मेशन हो गया θ1 प्लस θ2। दैट इज माय shear strain in this case। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें हमने ये जो दो फोर्स लगाए थे इसको अपोजिट कर दिया, और again we assume that the same angular deformation in the vertical side, that is θ1। similarly here I am having angular deformation θ2। यहाँ पर मेरा shear strain कितना होगा? यहाँ पर भी मेरा shear strain θ1 plus θ2 ही होगा। then how I will differentiate these two deformation? तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? सपोज करो ये जो अंदर वाला एंगल है इसको हम लोग थीटा कहते हैं। पहले मेरा एंगल 90 डिग्री था, सो आई कैन से दैट द गामा विल बी व्हाट? गामा विल बी डिफरेंस ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब अगर मेरा ये थीटा लेस देन 90 है और मैं कहता हूं कि गामा अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एंगुलर डिफॉर्मेशन के बाद मेरा एंगल रिड्यूस हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो मेरा गामा जो आने वाला है वो क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आफ्टर द डिफॉर्मेशन जो मेरा एंगल है, दिस थीटा इज व्हाट? द थीटा इज आफ्टर डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पर मेरा गामा जो आने वाला है इस केस में वो निगेटिव आएगा, और सो आई कैन से दैट माय एंगल इज इंक्रीजिंग। तो अगर आपको शेयर स्ट्रेन का पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझना है तो दिस इंडिकेट्स कि डिफॉर्मेशन के बाद मेरा एंगल इंक्रीज हो रहा है या डिफॉर्मेशन के बाद मेरा एंगल डिक्रीज हो रहा है। आफ्टर दिस लेट्स डू अ फाइनल प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास, and then in the next class we will talk about the thermal stress and other important concept। so this is your problem। here we are having a bar। ये जो बार है ये यहाँ से पिन जॉइंट है, इसका टोटल लेंथ 6 मीटर है। इसको हमने एक सर्कुलर बार से कनेक्ट किया हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल बार है वो रिजिड है, बट जो सर्कुलर बार है वो डिफॉर्मेबल है। और यहाँ पर हम 2.4 किलो न्यूटन का एक लोड अप्लाई कर रहे हैं। इस बार का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। सपोज ये बार जो है ये स्टील मटेरियल की है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये जो पिन है ये पिन का डायमीटर 2 सेंटीमीटर गिवन है, and we are interested to find the stresses in this vertical bar as well as the stresses in the pin। तो पहली चीज तो यहाँ से समझ में आती है कि जो पिन होगा उस पे तो लगने वाला है shear स्ट्रेस। ऐसा हमने शुरू वाली प्रॉब्लम में देख लिया था कि क्या हो रहा होगा कि अगर मैं ये ज्योमेट्री को समझूं तो यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा और इस ब्रैकेट के अंदर ये पिन इंसर्ट हो रही होगी, और इस पिन के ऊपर इस बार की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिकली द रेजिस्टिंग एरिया ऑफ द पिन is parallel to the action of the force and the nature of stress will be what? shear stress। यहाँ पर जो इस सर्कुलर बार में फोर्स लग रहा होगा वो एक्सियल फोर्स होगा। सो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा वो कौन सा होगा? वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा। और कैसे निकाले? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इस बार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर फिर यहाँ पर फोर्सेस को विजुलाइज करना होगा। सो लेट्स सी द फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपके दोनों बार्स के फ्री बॉडी डायग्राम होगा, ये हॉरिजॉन्टल बार का। हियर ये जो जॉइंट था मैंने इसको रिमूव किया, तो इसकी जगह मैंने पीपी फोर्स अप्लाई कर दिया। टॉप सरफेस को भी मैंने रिमूव किया जॉइंट को, तो अगेन आई एम पुटिंग अ फोर्स पी अपोजिट टू दिस फोर्स। ये मेरा पिन जॉइंट था, एंड प्लीज रिकॉल अवर प्रीवियस क्लासेस। जब हम पिन जॉइंट को हटाते हैं तो रिएक्शन के नाम पर हम दो फोर्स लगाते हैं। देयरफॉर आई हैव अप्लाइड दिस AX एंड AY। ये 2400 का जो फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स है, और जैसे ही आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, व्हाट यू नीड टू डू, हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस कर सकते हैं एंड अदर इक्वेशंस। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस देयर इज नो अदर फोर्स एक्सेप्ट AX, तो ये जीरो हो गया। जब वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं तो एक वर्टिकल फोर्स हो गया AY एक्टिंग अपवर्ड, दूसरा वर्टिकल फोर्स हो गया P विच इज आल्सो एक्टिंग अपवर्ड, और तीसरा फोर्स है 2400 का जो डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैंने उसको राइट हैंड साइड लिख लिया। दिस इज माय इक्वेशन 2। लेकिन यहाँ पे भी दो अननोन है, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू राइट द मोमेंट बैलेंस इक्वेशन। सो लेट्स डू द मोमेंट बैलेंस एट पॉइंट ए। यहाँ जब ए पे बैलेंस करेंगे तो AX और AY का इफेक्ट तो नलीफाई हो जाएगा, एंड आई विल हैव P इंटू 5 and 2400 into 6। So let's write P into 5
एंड अगेन 2400 इंटू 6। अब इसका सेंस क्या होगा? P की वजह से ये पूरा सिस्टम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं, और 2400 की वजह से क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, एंड दिस इज 0। इस इक्वेशन से मुझे P का वैल्यू मिलेगा। जब मैं P का वैल्यू यहाँ रखूंगा तो AY मिल जाएगा। So that P is acting in this bar, so the normal stress in the bar will be what? P by the cross section area of the bar. स्ट्रेन क्या होगा? तो मुझे पता है कि स्ट्रेन विल बी व्हाट? स्ट्रेन विल बी द स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द इलास्टिक कांस्टेंट, और ये अगर स्टील है तो स्टील का इलास्टिक कांस्टेंट होता है 200 GPa। ये पुट करके आप इसमें स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं और नॉर्मल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। वैसे ही पिन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो जो पिन है, पहली चीज तो जो पिन है वो एक तो डबल शेयर में है, और उस पे लोडिंग कितना लग रहा है, तो ए वाई इज द लोडिंग। तो जो पिन का shear स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई r square of the pin. So this is the shear stress in the pin, and this is the normal stress in the vertical bar. With this numerical problem, I am closing my today's session. जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो थर्मल स्ट्रेसेस और कंपोजिट बार को स्टडी करेंगे। हैव ए गुड डे एंड थैंक यू।